कदम जो जानिबे मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते। बचाए रखते हैं दामन जो अपने कांटों से, वो फूल बनकर कभी मुस्कुरा नहीं सकते। तिलहर के चंदा चक्की वाले भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शेर के हर एक अल्फाज से अपने बेटे डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी के अंदर 2009 में एक ऐसा हौसला पैदा करने की कोशिश की जो आज उनको मंजिल तक ले आया है। डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी आज एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर हैं, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। साल 2012 में जब वो रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे थे, तो पेपर से 3 दिन पहले वालिद का साया सर से उठ गया। मगर जो सपने पिता ने देखे थे, उनको बड़े भाई जब्बार सिद्दीकी ने अपनी सरपरस्ती में पूरा किया। आज डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी बदायूं की ज़मीन पर सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। डॉक्टर यासीन उस्मानी जो उनके ससुर भी हैं, उनके मार्गदर्शन में गरीबों के लिए एक मसीहा की तरह काम कर रहे हैं, जिससे डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी का पूरा खानदान आज बहुत खुश है। न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। ये शेर भले ही बरेली की सरजमीन से जुड़े हुए वसीम बरेलवी साहब का है, लेकिन बरेली के ही पास एक जगह है तिलहर की, जो बरेली से थोड़े फासले पर है। उसी की सरजमीन से लेकर कर डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी ने तमाम मुकाम और मंजिलें हासिल की, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनके भाई, उनके वालिद का रहा। क्योंकि एक ऐसी फैमिली जहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, बहुत सीधापन था, तमाम चीज़ें थी, मेडिकल की परिभाषा भी नहीं ज़्यादा जानते थे, वहाँ पर एक सपना देखा था डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी की माँ ने, और वो सपना पूरा करते हुए 2009 में उन्होंने डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी साहब ने रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की शुरुआत की। मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते चले गए। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो 2012 का वो वक्त भी आया, 31 दिसंबर 2012, जब वालिद की तबीयत ख़राब हुई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन वहाँ से कदम नहीं लड़खड़ाए, और 3 दिनों बाद ही एमबीबीएस का जब तीसरे साल में वो थे, तो एग्ज़ाम दिया, पास किया और आगे बढ़ते चले गए। और इस तमाम हालात को बेहतर करने में, हाथ मजबूत करने में और हौसला गिरा नहीं गिरे, इसलिए उनके भाई ने बहुत बड़ी मदद की। और तमाम चीज़ें हैं, उस पर भी हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। और जब ये सिलसिला और आगे बढ़ा तो 2015-16 के बाद और भी चीज़ें हासिल करनी थी, तो उन्होंने जो है एमडी किया रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज से मेडिसन में। उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा इन डायबिटीज़ में, इसके अलावा कार्डिक में भी तमाम तजुर्बे हासिल करके बरेली के तमाम बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने सेवाएं दी, एक्सपीरियंस में इजाफा किया। और उस ज़मीन पर आगे जो शकील बदायूनी की ज़मीन है, जिसने शकील बदायूं का शकील के वजह से नाम जाना गया, पहचाना गया, जिन्होंने बहुत सारे गाने भी लिखे। फिर ये जो बदायूं की ज़मीन है, जहाँ पर वो आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये एक बात की वजह से और जानी जाती है, क्योंकि यहीं पर ही उनके ससुर, जो कि समाजवादी पार्टी से पद पर रहे, काफ़ी सारे उनके पास ऐसे पद थे जो यकीनन बहुत बड़े थे, और आज भी वो समाजवादी पार्टी के एक वफादार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मैं उस पर भी बात करूंगा, सियासी पहलू भी जानूंगा, क्योंकि सियासत का माहौल चल रहा है। साथ ही जो 2 विषय हैं हमारे जो बहुत ज़रूरी हैं, डायबिटीज़ का और हार्ट से जुड़ा हुआ, कार्डिक से जुड़ा हुआ, उस पर हम बात करेंगे। तमाम चीज़ों को लेकर डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बेहतर करने की, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए महज 200 रुपये में यहाँ दवाइयाँ देखते हैं, दवाइयाँ भी मुहैया कराते हैं सस्ती दरों पर, जो बदायूं के लिए भी एक बड़ी बात है। यकीनन ऐसी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने बहुत कम मिलेंगे, जो इतनी हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद भी अपने वतन, अपने शहर और समाज के लिए कुछ करे, उसमें उनका नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। एक छोटा सा तारुफ और इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में मिस कर भी गया हूँगा, उसको आप बताएंगे मैं चाहता हूँ। तो क्योंकि बदायूं का जिक्र मैंने किया, उसके बारे में हो गया, आपके भाई के बारे में हो गया, आपकी जो कामयाबी है, तारुफ के साथ साथ जो कामयाबी है, उसके पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले तो समीर भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अटल न्यूज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए जो आप पहल कर रहे हैं उसके लिए, और आज आप बदायूं आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और रही बात कि कामयाब होने की, तो कामयाब तो सबसे पहले जो अगर मैं किसी का भी शुक्रगुजार हूँ तो वो अल्लाह ताला का। उसके बाद में अपने फैमिली मेम्बर्स, मेरे पापा चंदा मियाँ, भाई जब्बार सिद्दीकी और मेरे तमाम टीचर्स जिन्होंने मुझे NCKG से लेके और MBA से MD तक पढ़ाया है, उनको मैं देना चाहूँगा। इसके अलावा रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर केशव सर, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की है डूरिंग MBBS एंड डूरिंग MD। तो मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक काफ़ी प्यार दिया, मुझे प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा है मेरी कामयाबी में, वो मैं अपनी माँ को भी देना चाहूँगा। जी। मैं इस टाइम बदायूं की सरजमीन पर हूँ। वैसे तो शकील साहब के नाम से ये जगह जानी जाती है, लेकिन आपके ससुर भी सियासत में और तमाम पदों पर रहे। चाहता हूँ क्योंकि आप बदायूं में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं तिलहर छोड़कर, इसके पीछे क्या वजह है, इससे शुरुआत करूँ। एक्चुअली कोशिश तो मेरी यही थी कि शुरू में मैं अपने वतन तिलहर में ही सेवाएं दूं, और आगे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टाइम निकाल करके तिलहर में लोगों को अपनी जो भी मेडिकल एजुकेशन मैंने ली है उससे लोगों को लाभ पहुंचे। बदायूं आने का कुछ कारण मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूं, बस ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर रोज़ी रोटी मेरी लिखी थी तो यहाँ पर मैं आ गया। लेकिन शुरू में मेरा प्लान यही था कि मैं तिलहर जाऊँ, अपने वतन जाऊँ, और जो मेरे पापा ने ख्वाब देखा था कि अब मैं तिलहर आकर के लोगों की मैं मेडिकल से रिलेटेड सेवाएं कर सकूं, तो उसको भी मैं जल्दी ही पूरा करने की कोशिश करूंगा। जी, हम अब प्रोफेशन पे आते हैं। डायबिटीज़ की हम बात करते हैं। हिंदुस्तान में हर चौथा शख्स इस टाइम डायबिटीज़ से ग्रस्त है। डायबिटीज़ वैसे कोई बीमारी नहीं, डिसबैलेंस हो जाता है उसमें, फिर टाइप 1 टाइप 2 की जिक्र होता है, बात होती है। पूरे अगर डायबिटीज़ को हम डिफाइन करें और एडवांस टेक्निक की बात करें तो किस तरह से आप रोशनी डालना चाहें। देखिए, डायबिटीज़ एक्चुअली एक तरीके का एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। अगर सिंपल भाषा में ये कहें कि हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं या ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें कुछ सेल्स होती हैं जिसमें कि कुछ सेल्स होती हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन निकालना। तो उन सेल्स के डैमेज होने की वजह से जितना इंसुलिन बॉडी से पैनक्रियाज से निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाता है। इसी वजह से एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर बन जाता है। इंसुलिन ना निकलने की वजह से कुछ मेटाबॉलिज्म होती हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाती हैं और पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम आने लगते हैं। तो अगर एक तरीके देखा तो एक तरीके एंडोक्राइन या हार्मोनल डिसबैलेंस का ही ये एक डिसऑर्डर है। अच्छा, ये तो आपने बताया डायबिटीज़ क्या होती है। अब हम उसके प्रकार को किस तरह से, मतलब मेडिकल फील्ड में किस तरह से डिफाइन किया है। टाइप 1 टाइप 2 ये क्या मामला है, मतलब ये अगर आम जुबान में लोग समझना चाहें। क्योंकि डायबिटीज़ तो आपने बता दी, लेकिन टाइप क्यों उसमें अलग अलग किए गए। देखिए, मोस्टली अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस बहुत रेयर कंडीशन है और ये काफ़ी कम ही लोगों में देखी जाती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में बात करें तो एक इसमें हार्मोन होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन, उसकी कमी की वजह से ये होती है। और सेकंड टाइप पर हम आते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, जो मोस्टली आप लोग देखते हैं 80-90% केस में डायबिटीज़ मेलाइटस ही होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि IDDM। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि इस टाइप की डायबिटीज़ में हम सिर्फ इंसुलिन दे के ही पेशेंट को सही कर सकते हैं। इसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का कोई भी रोल नहीं होता। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मतलब जो भी दवाइयाँ हम मुँह से लोगों को, पेशेंट को देते हैं, उसमें इनका कोई रोल नहीं होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि NIDDM। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें बीटा सेल्स कुछ हद तक डैमेज होती हैं। टाइप 1 में पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है तो इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं निकल पाता, इसलिए हमें इंसुलिन, एक्सोजेनस इंसुलिन यानी कि बाहर से इंसुलिन देना होती है। और टाइप 2 में कुछ पार्ट बीटा सेल्स का डैमेज होता है तो बाकी पार्ट बचा रहता है, वो इंसुलिन बनाता रहता है। बाकी जो पार्ट डैमेज हो गया है बीटा सेल्स का, तो उसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के थ्रू कवर कर लेते हैं। इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में भी कभी कभार देते हैं, लेकिन वो बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें हमें देना पड़े। जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया, हमें सडनली किसी की शुगर बहुत ही 1 या 2 दिन में ही कंट्रोल करना है वुंड हीलिंग के लिए, तो हम उसको देंगे।
प्रेगनेंसी में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, उसमें भी इंसुलिन दी जाती है। और भी कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन जिसमें 1 या 2 दिन में ही हमें शुगर का लेवल बहुत ही लो लेकर के या नॉर्मल लेवल में कराना है, तो हम उसमें इंसुलिन देते हैं। मोस्टली 70-80% टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, बस डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल है, एडवांस तकनीक क्या आ गई है? इंसुलिन तक तो हम पहुंच चुके हैं, साथ ही डायबिटीज़ से बचने का रास्ता क्या है? देखिए, ये एक तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज डिसीज़ में आती है डायबिटीज़। अब लाइफ स्टाइल चेंजेस डिसीज़ क्या होती हैं, हमारा जो आजकल की जीवन शैली बदल रही है, उसकी वजह से डायबिटीज़ के 2-4 मेन कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली तो ये थी जेनेटिक, यानी कि माँ बाप से उसके बच्चों में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण हो गया ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, यानी कि जो भी मोटा पर्सन है तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। तीसरी चीज़ है लेस फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आपकी जो भाग दौड़ है ना, वो थोड़ी सी या व्यायाम या एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अब बिल्कुल है ही नहीं, दिन भर बैठे रहने का काम है, तो उसमें फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी आपकी, तो उसको भी चांसेस काफ़ी रहते हैं। इसके अलावा जो स्मोकिंग कर रहे हैं या एल्कोहलिक हैं, उनको भी काफ़ी चांसेस रहते हैं डायबिटीज़ होने के। तो ये तो हो गए मेन कारण डायबिटीज़ होने के। अब इनसे बचना के जो कारण हैं उन्हीं को आप रिवर्स कर दीजिए, यानी कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखिए, ठीक है। अगर आप मोटे हैं तो अपना थोड़ा मोटापा कम करिए, ठीक है। और बाकी जेनेटिक को तो हम रिवर्स कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर जेनेटिक है आपके मम्मी पापा का तो आपके होने के चांसेस काफ़ी हद तक रहेंगे, लेकिन अगर आप इन रिस्क फैक्टर को डिक्रीज़ कर देंगे तो आपको होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। अब रही बात इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके मेन 2 मॉडलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की। एक तो आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी कि मुंह से देने वाली दवाई जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, हम पेशेंट को देते हैं, उनको रिलीफ आता है, और वो सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ही दी जाती हैं। सेकेंड थिंग आ जाती है इंसुलिन। वो भी बहुत तरीके की इंसुलिन आती हैं जिनको कि हम टाइप 1 में देते हैं, कुछ हद तक टाइप 2 में भी देते हैं। और जो सबसे लास्ट और एडवांस टेक्निक है वो अभी रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन अभी भी जो है वो ना तो इंडिया में आई है। तो उसमें क्या करते हैं, बीटा सेल्स जो है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स का ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है एक हेल्दी पर्सन से लेकर के, और जिसको डायबिटीज़ है उसमें पैनक्रियास की बीटा सेल्स का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, लेकिन वो भी टेक्निक रिसर्च में चल रही है, अभी आई नहीं है। जी जी, ये एक आपका स्पेशलाइजेशन होगा डायबिटीज़ पर। अब हम कार्डिक की बात करते हैं। बड़ा अजीब व गरीब मामले हमारे सामने आ रहे हैं। 30 साल के 40 साल के जो नौजवान हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, वो हार्ट से ग्रस्त, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और हार्ट अटैक तक आ रहा है। मैं उन पर आ रहा हूँ, क्योंकि हम 60+ हो वो अलग मसले हो जाते हैं। नौजवानों को कब से प्रॉब्लम होने लगी? देखिए, पहले तो नौजवानों को नहीं होती, लेकिन इसको भी हम लाइफ स्टाइल चेंज डिसीज़ ही बोलेंगे, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो रहा है। डेली का जो आजकल खाना पीना मोस्टली आप देखिए, जो यंग जनरेशन है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, समोसा, टिक्की, बताशे, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रही है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, स्मोकिंग भी कर रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं। तो एक मेन कारण है यंग एज में कार्डियक अरेस्ट होने के। पहले ओल्ड एज में होते थे, लेकिन अब यंग एज में होने लगे। तो यंग एज में होने का मेन कारण यही है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अगर हमारी यंग जनरेशन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देगी और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करेगी, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी सही रखें, स्मोकिंग ना करें, ठीक है, तो वो इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और एक तरीका का अटैक होता है, उसको हम साइलेंट हार्ट अटैक भी बोलते हैं। उसमें कोई भी साइन सिम्टम नहीं आता, अचानक से ही हार्ट अटैक आता है, और पर्सन 80-90% केस में वो पहले से उसके ना तो कोई मेडिसिन अवेलेबल होती है, ना ही उसको पता होता कि हमें कार्डियक प्रॉब्लम है, और सडनली उसकी डेथ भी हो जाती है। तो मेरी सलाह यही है यंग जनरेशन के लिए कि अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी उसको अच्छा रखें, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट को ना लें, स्मोकिंग ना करें, एल्कोहल ना लें, और अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा सुधारें ताकि उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो और वो स्वस्थ रहें। बस चलते चलते मैं चाहता हूँ 2 शब्द डेंगू पर ज़रूर कहें, क्योंकि वो भी इस वक्त लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। डेंगू के बारे में मैं यही कहना चाहूँ, इस टाइम डेंगू के लोग देख करके बहुत ही पैनिक हो रहे हैं, और कई लोग इसकी वजह से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो डेंगू को लेकर बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अगर आपके प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं तो किसी एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जा करके, जो आपका स्पेशलिस्ट है और डेंगू के बारे में जानकारी रखता है। और किसी भी अपने किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्टर जिसको जानकारी नहीं है, ठीक है, तो उससे डेंगू का इलाज ना कराएं, वो आपके जीवन को खतरे में डाल देगा। और जब आप हायर सेंटर पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर
उस कुछ भी आपको फिर हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि तब तक कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी होती है। जैसे भी आपको डेंगू डायग्नोस हो, आप फ़ौरन अपने जो भी आपका डॉक्टर है, अच्छा स्पेशलिस्ट, या आप अपने आसपास में बातचीत करके पूछ सकते हैं कौन स्पेशलिस्ट है, तो उसको फ़ौरन दिखाएं जा करके। और इसमें कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू में डेथ बहुत कम होती हैं। लोग डरा करके, बीमारी की भयावहता दिखा करके, थोड़ा सा और भी दिक्कतें पैदा करके लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं। तो ऐसे लोगों के पास आप ना जाएं, मेरी यही सलाह है। काफ़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आखिरी मेरी बात है। तमाम विषयों पर बात हो गई। आप ऐसी जगह से मौजूद हैं इस टाइम जो आपकी ससुराल भी है बदायूं। शकील साहब ने बड़े अच्छे गाने लिखे हैं। इतनी प्रोफेशन बिजी लाइफ होती है एक डॉक्टर की, इसके अलावा कोई और शौक़ रखते हैं? गानों का शौक़, म्यूज़िक का शौक़, कोई और इस तरह का? नहीं, अभी तो मेरा कोई शौक़ नहीं। अभी तो बस एक ही शौक़ बचा है, वो घूमना। और मैं घूमता रहता हूँ। हर 6 महीने में एक ट्रिप मेरी कहीं ना कहीं की लग जाती है। और बाकी जितने भी शौक़ थे सारे शौक़ चले गए। गिल्ली डंडा खेलने के, क्रिकेट खेलने के, पतंग उड़ाने के, वो तो अब कोई नहीं है। लेकिन बस अब घूमने का शौक़ है, तो अपनी उस ख्वाहिश को मैं हर 3 महीने 6 महीने पे पूरा करता रहता हूँ। एक शौक़ ये भी कि हमारा मेडिकल प्रोफेशन भी मेरा शौक़ है। लोगों की सेवा करना, कम दामों में उनको दवाई मुहैया कराना, और लोगों के लिए हर वक्त लोगों अवेलेबल रहना। तो ये मेरी एक तरीके से ये मान के चलिए मेरे खून में ही है कि लोगों की मदद करूं। मेरे पापा भी ये कहते थे कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, तो किसी को भी 10 रुपये लगा करके अपने पास से ठीक कर लेना, लेकिन अगर गरीब है उसकी मदद जरूर करना। जी। तो गाने का कोई शौक़ नहीं है? नहीं, गाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। जी, जबकि बदायूं के हैं। नहीं, मैं एक्चुअली तिलहर से हूँ, लेकिन बदायूं में लगभग 2 साल हो गए, तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ। चलिए, खैर, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आगे भी हम भविष्य में बहुत सारे, क्योंकि आपने बड़े स्पेशलाइजेशन किए हैं, डायबिटीज़ में बहुत सारी और हम बात कर सकते हैं, हार्ट की बहुत सारी बात कर सकते हैं। भविष्य में और भी विषयों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत सारे शुभकामनाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप आगे भी आएँ और कुछ ऐसे इंटरव्यू जिससे कि समाज को फ़ायदा पहुँचे, वो आप इंटरव्यू लें। और मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अटल न्यूज़ ऊंचाइयों पर पहुँचे और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर गफ्फार सिद्दीकी साहब, जो कि तिलहर के रहने वाले हैं। 2012 में वालिद का साया जो है सर से उठ गया, लेकिन मंजिलें कुछ और थी, मुकाम और थे, इसलिए आगे बढ़ते चले गए। और आज बदायूं में वो जो है कम वक्त में ही 2 साल ही उन्हें हुए हैं, यहाँ पर हज़ारों लोगों को नई ज़िंदगी दे चुके हैं। कोरोना काल भी बीच में आया, उसमें भी तमाम बातें थीं, लेकिन लगातार लगे रहे, आज भी हैं। यकीनन बड़ी बात है अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्रदेश के लिए इस तरह से नौजवान जो काम कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। भविष्य में और भी बहुत सारे इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम लगातार बातचीत करेंगे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल न्यूज़।